नमस्कार, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो दूसरी हमारे पास क्लास है, इसकी शुरुआत करेंगे। जो पहला वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो है, जो इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ पिछला वीडियो ज़रूर देखें। और शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। पिछला वाला जब वीडियो ख़त्म हुआ था तो मैंने आपको कुछ नाउन्स के बारे में पढ़ने के लिए बोला था। अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ें, उनको खुद के लेवल पे एक बार पढ़ें। और अब उनसे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ नाउन्स ऐसी है हमारे पास जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कहीं न कहीं बनाती है। और वो नाउन्स ऐसी है जो दिखने में एक वचन जैसी होती है, लेकिन क्या होती है? बहुवचन होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि द इन्फेंट्री मार्चिंग अहेड, बात हुई थी हमारे पास इन्फेंट्री यानी पैदल सैन्य दल। तो अगर मैं आपको पूछूं कि यहां पर इस एमआर में से क्या लगाएंगे, तो हमारी बात ये हुई है कि इन्फेंट्री एक ऐसा वर्ड है जो दिखने में एक वचन जैसा है, लेकिन क्या है? बहुवचन है। तो इस एमआर में से यहां पर क्या लगेगा हमारे पास? आर। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लॉजिक है हमारे पास। उसी तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि दीज बैक्टीरिया हम लोग दीज बैक्टीरिया डैश 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 रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन। तो अब मैं आपको पूछूं कि वॉज या वर में से आप क्या लगाएंगे? तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया एक ऐसी नाउन है जो एक वचन जैसी दिखती है लेकिन बहुवचन है, इसलिए ऑब्वियसली वॉज या वर में से क्या लग जाएगा? वर। सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लॉजिक है हमारे पास। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि मेन जैसे बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, मैन डैश 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 ट्रेवल्ड ऑल अराउंड द प्लेनेट। अब मैं बोलूं कि हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, तो ऑब्वियसली एम ए एन मैन सिंगुलर होता है और एम ई एन बहुवचन होता है। तो अंडरस्टूड है कि हम क्या करेंगे? प्लूरल लगाएंगे। और जब प्लूरल लगाएंगे तो हैज या हैव में से क्या आ जाएगा हमारे पास? हैव आ जाएगा। सो देखिए, कहने का जो मकसद हमारे पास ये है कि जो भी हमने वो नाउन्स हमारे पास है जो एक वचन जैसी दिखती है लेकिन बहुवचन है, वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। वो उनको 3-4 बार आप लिख के देखें, उनके मीनिंग्स। इसीलिए मैंने बोला कि खुद से आप थोड़ा उसको पढ़ें, तो उससे दिमाग में वो नाउन्स क्लियर रहेगी। और जब वो नाउन्स क्लियर रहेगी तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि कुछ ऐसी नाउन्स भी है जो एक वचन जैसी दिखती है लेकिन बहुवचन है। वहीं पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारे पास नाउन है, और वो हमारे पास जो है कहीं न कहीं है पोल्ट्री। तो देखिए, पोल्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो पोल्ट्री के बारे में हम जब बात करते हैं तो पोल्ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्ड है हमारे पास। और पोल्ट्री का मतलब हमारे पास क्या है, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। तो हमें बोला कि जो मुर्गियों का या बतख का या फिर हंस का जो एक समूह होता है जिसको पाला जाता है, आप कह सकते हैं कि मीट और एग्स के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? पोल्ट्री। ये एक बहुवचन नाउन है, एक वचन जैसे दिखती है, लेकिन इसके कुछ और भी इंटरेस्टिंग सा एडवांस लेवल पे इसका क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि द पोल्ट्री एट द बैक ऑफ आवर हाउस। जैसे किसी के घर पे पोल्ट्री है, यानी मुर्गियों का या बतख का या फिर हंस का समूह है जिसको पाला गया है। तो हमने बोला कि पोल्ट्री कहाँ है, तो उन्होंने बोला घर के पीछे है। तो पोल्ट्री, अब यहाँ पर हमें इस एम आर में से लगाना है, तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे कि ये एक वचन जैसा दिखता है लेकिन बहुवचन है। फिर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट ये आता है कि देखिए, पोल्ट्री एक ऐसा वर्ड है जिसके
एक से ज्यादा मीनिंग है। अब उस मीनिंग, दूसरा जो इसका मीनिंग है उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको जो है बताता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। सो इसको आप जो है, जो लोग वेजिटेरियन है, मैं भी पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अगर हम मांस की या मीट की अगर बात करें तो आप उसको माइंड ना करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझना है। जैसे बहुत सारे लोग जो मांस खाते हैं वो बोलते हैं कि जैसे खा रहे, बोल रहे बकरा अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो बकरा नहीं है, बकरा तो पहले था, उस लोगों ने उसको मार के और उसका मीट बना दिया और मीट खा रहे हैं आप। ये लोग मछली खाते हैं तो कि मछली अच्छी है, लेकिन मछली तो तब थी जो तैर रही थी, राइट? जल से निकाल के उस मछली, जल की रानी को आपने मार दिया, फिर बोले मछली अच्छी है। तो जिस तरह से हमारी भाषा में, देखिए इंग्लिश भी लैंग्वेज ही है, आम भाषा की तरह यूज होती है, तो जिस तरह से लोग बकरे के मीट को भी बकरा बोल देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मछली के मीट को भी मछली बोल देते हैं, उसी तरह से जो है मुर्गी या फिर बतख या हंस, यानी जो पोल्ट्री होती है उससे जो निकला हुआ जो मांस है या उसका जो फूड प्रोडक्ट है, चाहे वो अंडा भी हो सकता है, उसको भी पोल्ट्री कहा जा सकता है। इसका मतलब हमारे दिमाग में क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए? पहली कि पोल्ट्री एक ऐसा वर्ड है जिसके कितने मीनिंग्स है? 2 मीनिंग्स है। पहला मीनिंग हमारे पास है कि मुर्गियों का, बतख का या फिर हंस का समूह, उस समूह को हम बोल सकते हैं पोल्ट्री, जिसको मीट और एग्स के लिए पाला जाता है। और दूसरा मीनिंग है कि मुर्गी अंडे या मुर्गी, बतख या फिर हंस का जो प्रोडक्ट है, चाहे वो मीट हो सकता है चाहे अंडे हो सकते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? पोल्ट्री। तो जब कोई भी सेंटेंस में पोल्ट्री वर्ड का यूज जो है बतख, हंस या फिर मुर्गी के उस ग्रुप के लिए होगा, तब तो उसको माना जाएगा बहुवचन। लेकिन अगर पोल्ट्री वर्ड का यूज जो है किसी, आप कह सकते हैं कि डिश के संदर्भ में हुआ है, किसी व्यंजन के संदर्भ में हुआ है, तो आप व्यंजन को नहीं गिन सकते। हम ये नहीं बोल सकते मैंने 2 दाल खाई, 3 दाल खाई, हमने दाल खाई तो पोल्ट्री खाई। तो किसी ने पोल्ट्री खाई और बोला पोल्ट्री टेस्टी है, तो पोल्ट्री टेस्टी है इसका मतलब कि उसका जो प्रोडक्ट है, मुर्गी का या फिर हंस का या जो बतख का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट टेस्टी है। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल पे हम जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जामिनर कैसे घुमा सकता है। तो हमने जो है कहीं कहीं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है कहीं कहीं देखा, और उसमें हमने कहीं कहीं एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। हमने बोला कि द पोल्ट्री इज टेस्टी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां तो हमने क्या लगाया था? आर, और यहां पर हमने क्या लगाया? इज। क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर पोल्ट्री वर्ड का यूज जो है वो उस ग्रुप के लिए हुआ है, और यहां पर जो पोल्ट्री वर्ड का यूज जो है वो उस व्यंजन यानी डिश के संदर्भ में हुआ है। तो ऑब्वियसली हमें कैसे पता चलेगा? तो सेंटेंस पढ़ेंगे। अब टेस्टी तो क्या हो सकता है? जब आप कोई चीज टेस्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो टेस्टी है। तो यहां पर ऑब्वियसली व्यंजन के लिए हुआ है। तो ये भी एक एडवांस लेवल का पॉइंट है, ट्रिकी सा पॉइंट है, इसको जरूर दिमाग में रखें। तो बहुत सिंपल सा है, पोल्ट्री कहीं लिखा हुआ है तो आप सेंटेंस को पूरा पढ़िए, और पढ़ने के बाद देखिए कि उसका मीनिंग क्या बैठ रहा है। किसी व्यंजन की बात चल रही है तो उसमें ऑब्वियसली टेस्टी या इस तरह के कोई ना कोई वर्ड आएगा ही। तो उस तरह का है तो एक वचन यानी सिंगुलर वर्ब लिखिए, नहीं तो ये हमेशा क्या रहता है? बहुवचन ही रहता है। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, जो नाउन से भी रिलेटेड है, कि कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसी है जो एक वचन जैसी दिखती है लेकिन बहुवचन होती है और उसके साथ बहुवचन आता है। ये एक अपवाद था हमारे पास। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट, इसको प्लीज और प्लीज जरूर दिमाग में रखें। आसान है, जस्ट दैट उन वर्ड्स को अपने लेवल पे, ऐसी नाउन्स को जरूर लिखें, 3-4 बार लिखें, रिवाइज करें चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसको 2 लेवल में बांटेंगे, एक बेसिक और एक एडवांस्ड। अब हमारे पास क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी नाउन के पीछे एस लगा हुआ है तो वो बहुवचन है, और नहीं लगा हुआ तो वो एक वचन है। लेकिन अभी हमने थोड़े समय पहले और पिछले वीडियो के लास्ट में हमने देखा था कि कुछ नाउन्स ऐसी है जिनके पीछे एस नहीं लगा हुआ होता, लेकिन वो क्या होती है? बहुवचन। उसी तरह से कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसी भी है जिनके पीछे एस लगा हुआ है लेकिन वो बहुवचन नहीं है, अनकाउंटेबल है या एक वचन है।
जैसे वो किसी सब्जेक्ट का नाम भी हो सकता है, वो किसी बीमारी का नाम भी हो सकता है, वो किसी खेल का नाम भी हो सकता है, वो किसी किताब का नाम भी हो सकता है, वो किसी कंट्री का नाम भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ऑब्वियसली वो स्टेट्स जरूर उसमें वर्ड है, लेकिन कंट्री तो कितना है, एक ही है। उसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारे पास है। जैसे कुछ वर्ड्स पहले हम इनके मीनिंग्स देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और एडवांस लेवल पे और क्या क्वेश्चंस बनते हैं इनकी हम बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है फिजिक्स, एक सब्जेक्ट का नाम है। फिर है मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट का नाम है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, क्या हो है आप सारे लोगों को पता है। भौतिक शास्त्र, गणित और अर्थशास्त्र। पॉलिटिक्स देखिए राजनीति, जो कि हम आम भाषा में बोलते हैं राजनीति, लेकिन ये ध्यान रखिए राजनीति भी एक सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। वो रिटन फॉर्मेट में हम पॉलिटिकल साइंस या ये सिविक्स और ये चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन इसको भी एक सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, ध्यान रखें आप। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, ये स्टैटिक्स नहीं है, ध्यान रखें, स्टैटिस्टिक्स। एस्थेटिक्स जिसको हम कहते हैं सौंदर्य शास्त्र, क्या बोलते हैं हिंदी में, सौंदर्य शास्त्र। स्टडी ऑफ ब्यूटी, स्टडी ऑफ ब्यूटी उसको हम क्या कहते हैं, सौंदर्य शास्त्र। तो स्टडी ऑफ ब्यूटी का मतलब है कि जितना भी हमारे पास लिटरेचर है, पेंटिंग्स है, मूवीज है, जितने भी आर्ट की चीजें हैं, उनके अंदर जो सुंदरता होती है उसको पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिस सब्जेक्ट में इसकी पढ़ाई होती है, उसको हम एस्थेटिक्स बोलते हैं। फिर है हमारे पास सिविक्स। तो सिविक्स वाला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो एक सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली हमारे पास सिविक्स 10th क्लास तक बहुत सारे स्कूल्स में चलता है। प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं, लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, उनकी जो बेसिक स्टडी है वो सिविक्स सब्जेक्ट में होती है। एथिक्स जिसको हम कहते हैं नीति शास्त्र, ये भी एक सब्जेक्ट का नाम है। गैरियाट्रिक्स देखिए ये भी एक सब्जेक्ट है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। जैसे पीडियाट्रिक्स होता है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स होता है। ऑर्थोपेडिक्स यानी हड्डियों का जो डॉक्टर होता है, वो जिस चीज़ की पढ़ाई करता है उसको ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। बच्चों के जो कहीं न कहीं मेडिकल साइंस की ब्रांच जो बच्चों की बीमारियां या उनसे रिलेटेड चीज़ों के साथ डील करते हैं उसको हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं। उसी तरह से गैरियाट्रिक्स भी जो है वो मेडिकल साइंस की एक ब्रांच यानी एक सब्जेक्ट है, जिसके अंदर बूढ़े जो लोग हैं उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां या उन बीमारियों से रिलेटेड जो रिसर्च होती है वो जिस सब्जेक्ट में होती है उसको हम कहते हैं गैरियाट्रिक्स। फिर है अकॉस्टिक्स यानी ध्वनि विज्ञान जिसको हम कहते हैं, ध्वनि विज्ञान हमारे पास है। उसी तरह से हमारे पास एक और वर्ड है लिंग्विस्टिक्स, जिसको हम कहते हैं भाषा विज्ञान। नहीं, कोई भी भाषा के बारे में आपको पढ़ना है डीप कि वो भाषा किस तरह से बनी है, उसके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं, तो वो पढ़ाई जो है वो जिस सब्जेक्ट में होती है उसको हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो देखिए लिंग्विस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट का नाम है। फिर हमारे पास है बिलियर्ड्स, एक गेम है पूल की तरह। ऑब्वियसली आपने देखा होगा, एक बड़ी सी ग्रीन कलर की एक टेबल होती है, एक ग्रीन मैट लगी होती है, एक बड़ी सी छड़ी होती है और बहुत सारी बॉल्स होती है, तो दैट इज बिलियर्ड्स। फिर है मीजल्स, मम्स और रिकेट्स, ये तीनों बीमारियों के नाम हैं, ये ध्यान रखें। भले ही पीछे एस लगा हुआ है लेकिन हम बीमारी को गिन नहीं सकते, वो बहुवचन नहीं हो सकती। फिर हमारे पास है एथलेटिक्स, फील्ड और ट्रैक के इवेंट्स को हम एथलेटिक्स कहते हैं। 100 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस है, या फिर जेवलिन थ्रो है, या फिर हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ये सब एथलेटिक्स का पार्ट है। फिर एक कार्ड्स, तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले ये 3 वर्ड्स देख लेते हैं फिर हम कार्ड्स की बात करते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स और अरेबियन नाइट्स, ये दोनों किताबों के नाम हैं, ऑब्वियसली किताब एक ही होगी। और सम्मन्स यानी कोर्ट से भेजा हुआ नोटिस, उसको क्या कहते हैं हम, सम्मन्स। ये एक वचन है, ये याद रखें, इसका बहुवचन होता है सम्मन्सेस। सिंपल सा हमारे पास लॉजिक है। फिर हमारे पास आता है कार्ड्स। तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि कार्ड का बहुवचन कार्ड्स होता है ना, तो देखिए बिल्कुल होता है, लेकिन वहां पर कार्ड वो विजिटिंग कार्ड है, वेडिंग कार्ड है,
या गत्ते को भी कार्ड कहते हैं, उसका बहुवचन हमारे पास कार्ड्स होता है बिल्कुल। लेकिन जब हम बात करते हैं ताश, ताश का जो खेल होता है, गेम जो होता है, तो ताश को जो है हम क्या कहते हैं, कार्ड्स। ताश के पत्तों को नहीं, ताश को। तो मैं बोलूं मैं ताश खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग कार्ड्स। तो वहां पर जो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, कार्ड्स एक ऐसी नाउन है जो कि एक गेम का नाम है, इसलिए ये बहुवचन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने देखे हैं मीनिंग्स। इन सारे वर्ड्स के अंदर एक कॉमन चीज आपको जो दिखाई दे रही है वो है एस लगा हुआ, यानी ये बहुवचन जैसे दिखते हैं लेकिन नहीं है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो इनमें से अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उसके बाद में आप कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये प्लूरल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने लिखा, हमने बोला कि बिलियर्ड्स आर एन इंटरेस्टिंग गेम, तो साथियों देखिए यहां पे ये आर लिखना क्या हो जाएगा, गलत। हमें क्या लिखना पड़ेगा, इज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि मैथमेटिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इज एम आर में से क्या लगाया है, इज। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो सारी नाउन्स हमने जो पढ़ी है, अभी बात की है, वो सारी नाउन्स में से कोई भी नाउन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उसके बाद में वर्ब एक वचन ही आएगी, क्योंकि ये दिखने में बहुवचन जैसे हैं लेकिन ये बहुवचन नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हमें अपने दिमाग में रखना है, जो कि समझना जरूरी है हमारे लिए। लेकिन फिर तो यहाँ पर बेसिक जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो यही है कि इनमें से कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उसके बाद में वर्ब इज एम आर में से इज आएगी, वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वॉज, हैज हैव में से क्या आएगा, हैज, डू डज में से क्या आएगा, डज। और इनके बाद में जो है अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूछी गई है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला फिजिक्स गिव या गिव्स, अब आगे सेंटेंस भले कितना भी बढ़ा दीजिए, तो आप इन दोनों में से क्या लिखेंगे। तो वहां पर हमारे पास आता है टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज, कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो एस ई एस ई आई एस नहीं लगेगा, और बहुवचन नहीं है तो एस ई एस ई आई एस लगेगा। बहुत ही सिंपल से लॉजिक है। तो इसका मतलब यहां पर जो है आप गिव नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, गिव्स। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं एक फॉर्मेट, ये कॉन्सेप्ट है जिसको समझना ज़रूरी है, और उसके लिए आप इन नाउन्स के थ्रू आप ज़रूर जाएं, उनको 2-3 बार लिखें और दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। रटने की ज़रूरत नहीं है। और कॉन्सेप्ट क्या है कि ये नाउन्स दिखने में प्लूरल जैसी है लेकिन नहीं है, वो एक वचन या अनकाउंटेबल है, और इनके बाद में वर्ब वही आएगी जो एक सिंगुलर के साथ आती है। ये तो था बेसिक क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट से बनता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि एडवांस लेवल पे हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आसान सा हमारे पास है। अब हमारे पास 4 नाउन्स आती है, इन्हीं में से मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। हम बोलेंगे इसमें एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हर भाषा में ऐसा होता है कि एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, और इंग्लिश में भी ऐसा ही है, एक ही वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। उसी तरह से ये चारों ऐसे वर्ड्स हैं जिनके 2-2 मीनिंग्स हैं।
तो हम बोलेंगे मैथमेटिक्स तो गणित ही होता है, क्या है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना है हमें बहुत ध्यान से। हमने बोला कि मैथमेटिक्स स्टेप वाइज करेंगे हम, ठीक है। इज अ सिंपल सब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इज एम आर में से हमने क्या लगाया, इज। तो हमेशा याद रखिएगा मैथमेटिक्स एक ऐसा शब्द है जिसका पहला मीनिंग हो सकता है गणित सब्जेक्ट, और ऑब्वियसली गणित सब्जेक्ट जो है वो अनकाउंटेबल है, पूरी तरह से अनकाउंटेबल है। फिर हमने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, हमने बोला कि माई मैथमेटिक्स इज गुड। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये सेंटेंस गलत है, या इज नहीं आएगा, आर आएगा। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया, मेरी गणित अच्छी है, मेरी गणित अच्छी है, सब्जेक्ट अच्छा है, क्या दिक्कत है। तो वहां पर जो है मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर मैं यहां लिखता हूं माई मैथमेटिक्स, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पे मेरा अधिकार है, नहीं है। क्या मैथमेटिक्स मेरी है, आपकी नहीं है क्या, हम सभी की है। इसका मतलब यह है कि यहां पर मैथमेटिक्स जो है, इस शब्द का यूज जो है वो गणित सब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ है, कैलकुलेशन के संदर्भ में हुआ है। इसका एक चीज क्लियर हो जाती है। पहली चीज स्टेप वाइज क्लियर करेंगे कि मैथमेटिक्स एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग गणित सब्जेक्ट के लिए भी किया जा सकता है और कैलकुलेशन के लिए भी किया जा सकता है। अगर किसी सेंटेंस में मैथमेटिक्स का यूज अगर गणित सब्जेक्ट के संदर्भ में हुआ है तो उसके साथ हमेशा वर्ब एक वचन यानी सिंगुलर आएगी। और मैथमेटिक्स वर्ड का यूज अगर किसी सेंटेंस में कैलकुलेशन के संदर्भ में हुआ है तो वहां पर वर्ब हमारे पास क्या आएगी, बहुवचन आएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स का यूज अगर कैलकुलेशन के संदर्भ में हुआ है तो उसे एक प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, बहुवचन माना जाता है। तो हमने बोला हमें पता कैसे चलेगा, तो देखिए उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो हमेशा काम करती है। जो चारों, अभी और एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन इन चारों नाउन्स की मैं बात कर रहा हूं। हमेशा याद रखिए इन चारों नाउन्स मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, इनसे पहले अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है, नहीं माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, या फिर ONE'(S) वंस, ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा काम करता है। इन चारों में से किसी भी नाउन से जस्ट पहले इनमें से कोई भी वर्ड आया है, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर या ONE'(S) वंस, या फिर किसी का नाम आया है S के साथ, किसी का भी नाम आया है, क्या है, S के साथ। कैसे, अभी मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के लिए हमेशा समझिए कि इनमें से कोई भी वर्ड आया है या किसी का भी नाम S के साथ आया है तो आप दिमाग में रखें इन नाउन्स को हमेशा बहुवचन माना जाएगा। मतलब कि कोई भी सेंटेंस में मैथमेटिक्स से पहले इनमें से कुछ भी आया है तो वह मैथमेटिक्स का यूज सब्जेक्ट के लिए नहीं और कैलकुलेशन के लिए हुआ है। इन चारों में पॉलिटिक्स से पहले अगर इनमें से कोई भी शब्द आया है या किसी का नाम S के साथ आया है, अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो आप हमेशा याद रखें कि वहाँ पर पॉलिटिक्स का यूज जो है राजनीतिक विचारों के लिए हुआ है, राजनीति के लिए नहीं हुआ है। उसी तरह से वहां पर हमारे पास है कि स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जो सब्जेक्ट है, अगर स्टैटिस्टिक्स से पहले इनमें से कोई भी वर्ड आया है तो हमेशा याद रखें कि वहां पर स्टैटिस्टिक्स वर्ड का यूज सांख्यिकी सब्जेक्ट के लिए नहीं बल्कि आंकड़ों यानी डेटा के संदर्भ में हुआ है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स जो है, इसके पहले अगर इनमें से कोई भी वर्ड आया है या किसी का नाम आया है S के साथ तो हमेशा दिमाग में रखें कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है इसका प्रयोग आर्थिक स्थितियों या इकोनॉमिक कंडीशंस के संदर्भ में हुआ है, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के संदर्भ में नहीं हुआ है। और उस केस में इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल्स को और एलेबरेट करते हैं, तो प्लीज़ और प्लीज़ बहुत ही आसानी से इसको समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमने बोला कि पॉलिटिक्स इज अ सब्जेक्ट। फिर हमने बोला लालूस पॉलिटिक्स आर नॉट वर्किंग नाउ डेज यानी आजकल। अब हमने बोला लालूज पॉलिटिक्स, तो देखिए पॉलिटिक्स से पहले क्या आ गया, किसी का नाम आ गया एपोस्ट्रोफी एस के साथ, तो इसका मतलब हमारे पास है कि पॉलिटिक्स पे किसी इंसान का अधिकार नहीं होता राजनीति के संदर्भ में, लेकिन राजनीतिक विचारों पे अधिकार हो सकता है। तो आप बोलेंगे राजनीति और राजनीतिक विचारों पे क्या डिफरेंस है? तो कोई भी कंट्री जिस विचारधारा से बना हुआ है उस विचारधारा को स्ट्रांग और आगे बढ़ाए रखना, उसकी संप्रभुता बनाए रखने के लिए उसको आगे बढ़ाए रखना, वो राजनीति होती है। सिंपल सा, लोगों ने उसका गलत मीनिंग आजकल राजनीति बना दिया है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग यही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बहुत ही शानदार विविधता भरे देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो जो कार्य किए जा सकते हैं वो राजनीति के तहत होते हैं। लेकिन अब किसी ने बोला कि राजनीतिक विचार तो अलग अलग हो सकते हैं, किसी ने बोला कि जीएसटी लगाओ, किसी ने बोला कि ट्रैफिक में OD1 वाला कॉन्सेप्ट चलाओ, किसी ने बोला एजुकेशन पॉलिसी चेंज करो। तो ये क्या है? राजनीतिक विचार है, इवन दैट इज पॉलिटिक्स, बट वो राजनीतिक विचार है। तो हमने बोला लालू की पॉलिटिक्स, इसका मतलब यहाँ राजनीति नहीं, लालू के राजनीतिक विचारों की बात चल रही है। इसलिए आप देख सकते हैं इस MR में से हमने क्या लगाया है? R लगाया है। जैसे उसी तरह से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि इकोनॉमिक्स इज टॉट इन स्कूल्स, स्कूल्स में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, इस लगाया हमने। फिर हमने बोला कि आवर कंट्रीज इकोनॉमिक्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं यार कंट्रीज इकोनॉमिक्स, तो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट क्या हमारे कंट्री का है? नहीं, लेकिन आर्थिक स्थितियां हमारे कंट्री की जरूर हो सकती है, तो वहां पर हमने क्या लगाया है? तो देखिए इस कॉन्सेप्ट से सबसे एडवांस लेवल पे ये क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है। तो यहां पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, स्टेप वाइज ध्यान से समझिएगा कि ये जो नाउन्स है जिनके पीछे एस लगा हुआ है, ये प्लूरल जैसी दिखती है लेकिन प्लूरल नहीं है, तो इनके साथ में वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक सवाल। अब एडवांस सवाल हमारे पास है कि पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, इनसे पहले सीधे शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, इनसे पहले माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर या किसी का नाम एपोस्ट्रोफी एस के साथ आया है, तो आप हमेशा याद रखें इन चारों नाउन्स की कौन कौन सी? मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, इनको बहुवचन माना जाएगा और उनके बाद में वर्ब हमेशा क्या आएगी? बहुवचन आएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, जिसको समझना जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको प्लीज़ और प्लीज़ ज़रूर दिमाग में रखें, इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करें, क्योंकि रिविज़न बहुत सारा पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, थोड़ा और अच्छा पढ़ना और उसको रिवाइज करते रहना ही एग्ज़ाम को क्रैक करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है। इसको ध्यान रखें, एक चाबी है। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग तरह के क्वेश्चंस जो कुछ नाउन्स बनाती है। देखिए कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो दो बराबर हिस्सों से मिलकर बनी होती है, जैसे जीन्स दो बराबर हिस्सों से मिलकर बनी होती है, पैंट्स, ट्राउजर्स। तो हमने बोला पैंट्स और ट्राउजर्स में क्या फर्क है, आप बताइए, थोड़ा गेस करिए कि पैंट्स और ट्राउजर्स में क्या फर्क है। देखिए पैंट्स आप किसी को भी बोल सकते हैं, जीन्स को भी पैंट्स बोल सकते हैं, लेकिन ट्राउजर्स जो है वो जब हम फॉर्मल ड्रेस की बात करते हैं तो फॉर्मल ड्रेस के लिए कभी भी आप पैंट्स नहीं लिख सकते, या फॉर्मल ड्रेस के अंदर जो पतलून होती है उसको हम ट्राउजर्स बोलते हैं, पैंट्स नहीं बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें आप, ठीक है।
पहले मीनिंग्स देख लेते हैं और फिर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और इससे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास ये है कि ये कुछ ऐसी नाउन्स है जो दो बराबर हिस्सों या ऐसी वस्तुओं को दिखाती है जो दो बराबर हिस्सों से मिलकर बनी होती है, इसलिए वो हमेशा बहुवचन में लिखी जाती है। आप जीन नहीं लिख सकते, बोल सकते जीन्स ही लिखना या बोलना पड़ेगा। पैंट नहीं बोल सकते, जो हम बोलते तो है लेकिन वो गलत है, पैंट्स ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि पैंट का मतलब तो होता है हाफना और ये पैंट्स अलग है। ग्लासेस तो ग्लास कांच होता है, लेकिन ग्लासेस चश्मों को कहते हैं हम, अब उसको सन ग्लासेस भी कह सकते हैं। स्पेक्टिकल्स भी हम किसको कहते हैं? चश्मों को कहते हैं, नजर के चश्मे। गॉगल्स यानी बड़े चश्मे जो होते हैं उनको हम गॉगल्स कहते हैं। टोंग्स यानी चिमटा, घर पे होता है चिमटा, उसको हम क्या कहते हैं? टोंग्स। दो बराबर हिस्सों में मिलकर बना होता है। अगर आप सोचिए कि चिमटे का एक हिस्सा बड़ा और एक छोटा है तो दिक्कत हो जाएगी, राइट? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि दो बराबर हिस्सों से मिलकर बनी है। फैंग्स यानी डंक, स्पेशली सांप का जो डंक होता है दो बराबर हिस्सों में ही होता है। आप वीडियो में जरूर देखें, असलियत में प्रैक्टिकल ना करें, दो बराबर हिस्सों से मिलकर बना होता है। गैलोज यानी फांसी का फंदा, जिसको हम गैलोज बोलते हैं, फांसी का तख्ता बोल सकते हैं आप। बेलोज का मतलब होता है फूकनी। अब फूकनी का मतलब भूंगली नहीं होता है, आप समझते हैं ना, हमारे गाँव के अंदर वो जो चूल्हा लगाने के लिए होते हैं वो नहीं, दैट इज नॉट फूकनी। बेलोज और फूकनी का मतलब हमारे पास ये होता है कि अगर आप गाँवों में देखेंगे तो एक बहुत ही मेहनती कौम होती है जिसको हम कहते हैं गाडोलिया लुहार, जो ऐसा बोलते हैं कि महाराणा प्रताप के समय जो है उन लोगों ने भी बोला था कि हम अब घर में नहीं रहेंगे, हम भी जो है जंगलों की तरफ ही रहेंगे, और वो आज दिन तक जो है बहुत सारे लोग अभी तक मुख्य धारा में वापस नहीं आए। एनीवेज सलाम है उनको। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपने उन गाडोलिया लोहारों को सिटी में या गाँव में कहीं देखा होगा जो लोहे का काम करते हैं, तो वो आग जली हुई होती है और उस पर जो है हथौड़े से जोर से मार के और अलग अलग तरह के उपकरण आप बनाते हैं, दराती भी बनाते हैं। तो वो आग जब कोयले में जो आग लगी हुई होती है उसके लिए आपने देखा होगा वो पुरानी चाय बनाने वाली मशीन टाइप घुमाते हैं। तो वो ये आजकल कॉन्सेप्ट आया है। पहले क्या होता था कि लेदर की दो बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं शंकुनुमा जो है वो कहीं न कहीं लेदर के एक दो चीज़ ऐसे बनी हुई होती, इसके अंदर हवा भरी हुई होती थी, और वो उसको ऐसे ऐसे एक एक करके ऐसे दबा देते, एक में हवा भरती थी, दूसरे में भरती थी, ऐसे ऐसे करते थे। तो कोयलों के अंदर वो जो है हवा लगातार जाती रहती थी, जिससे आप कह सकते हैं कि आग जली रहे। तो वो जो एक उपकरण है, इक्विपमेंट है, जो दो बराबर हिस्सों से मिलकर बना होता है, और धौकनी भी जिसको बोला जा सकता है, तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं? बेलोज। दो बराबर हिस्सों से मिलकर बना होता है, इसलिए बहुवचन फॉर्म में लिखा जाता है। फिर सिजर्स, कैंची, दो बराबर हिस्सों से मिलकर बनी है। ब्रीचेस जो है वो कहीं न कहीं घुड़सवारी के लिए डिज़ाइन की हुई एक स्पेशल पेंट होती है, जिसको लोग ब्रिजेस भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड है ब्रिचेस। और वो कहीं न कहीं आपकी थाइस जो है वहाँ से मोटी होती है, और आपके काफ्स यानी जो आपकी पिंडलियाँ है वहाँ से बहुत पतली सी होती है। शॉर्ट्स का मतलब है निक्कर को हम शॉर्ट्स बोल सकते हैं। बाइनोकुलर्स, दूरबीन जिसके अंदर दो सिलेंडर्स होते हैं, जो एक सिलेंडर वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं। बाइनोकुलर्स दो बराबर हिस्सों से मिलकर बना। पजामाज आपको पता है। प्लायर्स, पकड़, प्लास जिसको बोलते हैं वो क्या है? प्लायर्स। हेडफोन्स, बिल्कुल ईयरफोन्स या हेडफोन्स दो बराबर हिस्सों के होते हैं। ईयररिंग्स, कानों के झुमके दो में होते हैं। ग्लव्स आपको पता है। स्लीपर्स, चप्पल, शूज दो होते हैं। शू हो सकता है लेकिन वो एक शू जनरली काम नहीं आता है, मतलब कि किसको निकालने के बाद धुलाई करने के लिए ज़रूर काम आ सकता है, या आप कहीं गए और कोई पनौती मिल गया और एक शूज़ चुरा लिया या एक शू खो गया, उस समय शू बोल सकते हैं आप, लेकिन जनरली वो एक पेयर में ही आता है, इसलिए हम उसको शूज़ बोलते हैं। तो ये तो था इनका बेसिक मीनिंग्स और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये बहुवचन क्यों लिखी जाती है, क्योंकि ये दो बराबर हिस्सों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और वो हम ये बोलते हैं कि देखिए दो बराबर हिस्सों से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये हमेशा प्लूरल बहुवचन होती है। किस तरह से बहुवचन होती है इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला
माई पेंट्स आर लॉस्ट। मैं बोला पेंट्स खो गई है। अब पेंट्स एक ही है लेकिन तो भी आप पेंट नहीं लिखेंगे और क्या लिखेंगे, पेंट्स। अब इज एम आर में से क्या लिखा है हमने, आर। वॉज वर होता तो क्या लिखते, वर। हैज हैव होता तो क्या लिखते आप, हैव। और डू डज होता तो क्या लिखते आप, डू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो उसके साथ क्या आप एस ई एस या आई एस लगाते, हमने बोला नहीं। क्यों, क्योंकि बहुवचन है। तो आप पहली चीज एस हटा नहीं सकते, अगर एस हटाएंगे तो वर्ड या तो गलत हो जाएगा या इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। दूसरा, इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल। ये पहला कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हमने बोला कि वेयर योर सिजर्स, आपकी कैंची कहां थी। अब वॉज या वर लगाना है तो क्या लगाएंगे आप, वर। अब भले कैंची एक ही है तो भी आपको सिजर्स ही लिखना पड़ेगा, ये चीज क्लियर रखिएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, एस नहीं हटाना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्ब प्लूरल आएगी। यहां तक क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिएगा इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं बोलूं कि वन पेंट्स तो क्या है, गलत। इसका मतलब ये जो सारी नाउन्स है, कौन कौन सी जो हमने यहां लिखी है, इन सारी नाउन्स के साथ आप ए एन या किसी भी तरह के नंबर का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर किया गया है तो पूरी तरह से क्या है, गलत है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो हमने बोला कि वो गलत है, तो वो किस तरह से गलत है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिखूं कि वन पेंट्स या अ पेंट्स गलत है, आपको लिखना पड़ेगा अ पेयर ऑफ पेंट्स, टू पेयर्स ऑफ पेंट्स। आप वन सिजर्स नहीं लिख सकते, वन बाइनोकुलर्स नहीं लिख सकते। अ पेयर ऑफ सिजर्स, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। टू सिजर्स नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, टू पेयर्स ऑफ सिजर्स। तो ये एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसको समझना जरूरी है कि जो सारी नाउन्स है, पैंट से लगाकर, ट्राउजर से लगाकर, फैंक्स से लगाकर, चाहे सिजर्स हो चाहे बाइनोकुलर्स हो, सबके साथ आप ए एन या 1 2 3 का प्रयोग ना करें। जो सब कर सकते हैं लेकिन उसको गलत माना जाएगा। आप जैसा नंबर है उस हिसाब से पेयर ऑफ का प्रयोग करें। अ पेयर ऑफ, टू पेयर्स ऑफ। हमने बोला 10 पेंट्स तो हमने बोला गलत है, क्या आएगा, 10 पेयर्स ऑफ पेंट्स। सो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है, अब इसमें एक और चीज जुड़ती है, वो ये है कि इन सारी नाउन्स से पहले अगर लिखा हुआ अ पेयर ऑफ, तो उस कंडीशन में वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो हमने बोला अ पेयर ऑफ पेंट्स इज लॉस्ट। तो यहां पे अ पेयर ऑफ नहीं था तो क्या है, आर। लेकिन जैसे ही अ पेयर ऑफ लगा दिया तो यहां हमने क्या लिखा, इज। लेकिन यहां पे 2 पेयर्स ऑफ हो गया तो वापस से आर आ जाएगा। अब यहां पे 3 पेयर्स ऑफ होता तो भी आर आ जाता। तो कुल मिला के जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है समझने वाला, वो हमारे पास ये है कि इन सारी नाउन्स से पहले अ पेयर ऑफ लगा हुआ है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अगर 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ ये लगा हुआ है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। सो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है, हमने बोला कि अ पेयर ऑफ शूज वॉज या वर, तो वॉज बॉट, यानी एक जोड़ी जूते खरीदे गए। तो अब अ पेयर ऑफ आ गया तो हमने क्या लगा दिया, वॉज। लेकिन अगर मैं ये लिखता कि माई शूज वर न्यू, तो यहां पर हमने अ पेयर ऑफ नहीं है तो क्या लगाया, वर। तो साथियों यही हमारे पास जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं स्टेप वाइज वापस से इन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ जिनको हमें अप्लाई करना है, दिमाग में रखना है। बहुत आसान है लेकिन स्टेप वाइज हमें करना पड़ेगा। पहला, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए, क्या कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है और चीज़ों के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन्स। मैंने बोला मार्कर, ये क्या है, मार्कर, तो मार्कर वर्ड क्या है, नाउन।
कुछ चीजें या कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो दो बराबर हिस्सों से मिलकर बनी होती है, इसलिए वो क्या होती है, बहुवचन होती है और बहुवचन फॉर्मेट में ही लिखी जाती है। पहली चीज हो गई। दूसरी हमारे पास चीज हो गई और वो हमारे पास ये है कि इनके पीछे से एस हटाए नहीं, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगा या वो वर्ड ही गलत हो जाएगा। तीसरी चीज, इनमें से कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या प्रयोग करेंगे आप, प्लूरल, ठीक है। चौथी चीज, इनके साथ आप ए एन या 1 2 3 इन सारे नंबर्स का प्रयोग ना करें, अगर किया हुआ है तो गलत है और आपको पूछा गया है हो सकता है तो नहीं हो सकता। तो फिर नंबर का नहीं हो सकता तो करेंगे क्या, तो ऑब्वियसली इसके लिए अपनी खुद की भाषा में जो है इसका प्रयोग करना सीखें कि मेरे पास एक पेंट है, तो पहली चीज तो आप बोलें मेरे पास एक पेयर पेंट्स है। तो 1 या ए या एन है तो गलत करें, अ पेयर ऑफ लगाएं, या 2 3 4 ऐसा कोई नंबर है तो 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, 4 पेयर्स ऑफ लगाएं, लेकिन डायरेक्ट 1 2 3 ना लगाएं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला क्या है हमारे पास कि इन सारी नाउन से पहले के जस्ट बाद में वर्ब पूछी गई है, तो आप देखिए इनसे पहले अ पेयर ऑफ लिखा हुआ है या नहीं है। अगर अ पेयर ऑफ नहीं लिखा हुआ है तो वर्ब प्लूरल आएगी, और अगर इनसे पहले अ पेयर ऑफ लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। लेकिन वहीं पे इनके साथ अगर 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप दिमाग में रखें कि वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। बहुत ही सिंपल सा है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स में अगर इसको बांट के सीखेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग बनी रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे की तरफ और बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। और हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे पास कहीं ना कहीं एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और मैं जो है इस कॉन्सेप्ट को समझे हम उससे पहले कहीं न कहीं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, और मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या है। हमने बोला इंडिया ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हमें लगाना है इज एम आर, और यहां पर हमें लिखना है हैज या हैव। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो का अंतिम कॉन्सेप्ट। अब इज एम आर में से क्या लगाएंगे आप, ऑब्वियसली क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि एक वचन के साथ इज लगता है, आई होता है तो एम लगता है, और बहुवचन के साथ आर लगता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब यहां पर क्या लगाएंगे, इंडिया के साथ हैज या हैव, और अगर हैज लगाते हैं तो क्या गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप बोलेंगे यहां तो ये एक वचन है तो इज लगेगा, तो हैज भी तो एक वचन के साथ ही लगता है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं यहां हैव लगेगा, तो क्यों लगेगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। कोई भी सेंटेंस में कंट्री का नाम अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसका करता है, ये सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली एक कंट्री एक ही होता है तो सिंगुलर ही होता है, तो वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर ही आती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि सेंटेंस पढ़ने के बाद इसके लिए सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। आपको ये प्रतीत होता है कि कोई भी सेंटेंस में किसी कंट्री का नाम उस कंट्री को नहीं अपितु उस कंट्री की टीम को दर्शाता है, तो उस कंडीशन में उस कंट्री के नाम के बाद जो कि एक्चुअली उसकी टीम को दर्शा रहा है उसको बहुवचन माना जाएगा, इसलिए हैज नहीं और हैव आएगा। अगर इज एम आर होता तो आर ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने जा रही है, तो इंडिया आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप। जैसे इंडिया 3 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 2 तो 50-50 ओवर्स के वनडे और एक 2020। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया कंट्री ने नहीं जीता है, इंडिया की कंट्री के लिए इंडियन टीम ने जीता है।
तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताना चाह रहा था। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से कि कोई भी कंट्री का नाम बिल्कुल एक वचन माना जाता है, लेकिन अगर किसी कंट्री का नाम किसी कंट्री की टीम को दर्शाता है तो उस जगह जो कंट्री का नाम प्रयोग किया गया है इसको बहुवचन माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर इज आया और यहाँ पर क्या हैज या में से क्या लिखा है, हमने हैव लिखा है। तो एक छोटा सा आइडिया है, बिल्कुल दिमाग में रखें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज भी हम करेंगे। हैव ए ग्रेट टाइम, सी यू सून, टेक केयर।